विधायक गोपाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, कल विधानसभा में आपका हमने वक्तव्य सुना और आपसे पहले धारीवाल जी भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, आरोप प्रत्यारोप खूब उन्होंने वर्तमान सरकार पे लगाए। लेकिन एक चीज़ आपने बोली थी कि हम किस बात में नंबर 1 है और कांग्रेस किस बात में नंबर 1 है। आपने पेपर लीक का आपने उदाहरण दिया, आपने जो भ्रष्टाचार जो हुए थे उसका उदाहरण दिया। फिर अरावली पर्वतमाला पे जिस प्रकार से विपक्ष ने आरोप लगाए थे उसका भी आपने उदाहरण दिया कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था। क्या कहेंगे भाई साहब इसमें? देखिए, शांति धारीवाल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो खुद भ्रष्टाचार में इतने घिरे रहे हैं आरोपों में कि उनको गिरफ्तारी से बचना पड़ा है। कोटा में जो उन्होंने कार्य करवाया उसके अंदर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की सरकार जब शासन में थी तो उस समय भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादकता, इन सब में पिछड़ी हुई थी। पूरे देश में लोग जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस के शासन के अंदर राजस्थान को बीमारू राज्य माना जाता था। आज राजस्थान बीमारू राज्य नहीं है। तो उसका कारण है पिछले 2 सालों के अंदर भजन लाल जी के नेतृत्व में एक ऐसी पारदर्शी, सक्षम, सुयोग्य और अपने कर्तव्यों के ऊपर कर्मठ ऐसी सरकार आई है जिसने भारत में 11 विषयों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। उसमें अक्षय ऊर्जा शामिल है, उसमें प्रत्यारोपण शामिल है, उसके अंदर सोलर ऊर्जा शामिल है, उसके अंदर शिक्षा के कई मानक आते हैं। तो इन सब कारणों से राजस्थान 11 विषयों में नंबर 1 है। दूसरी चीज, कभी भी भारत के अंदर किसी भी राज्य ने एक साथ इतनी प्रगति करके नहीं दिखाया कि पहले साल के अंदर ही 35 लाख करोड़ के एमओयू हो, 5 लाख करोड़ का बजट हो। आज भी राजस्थान से ज़्यादा आबादी के प्रदेश की 5 लाख का बजट नहीं है। भारत सरकार ने अभी 53.5 लाख करोड़ का बजट दिया है 3 दिन पहले। वो राजस्थान से पूरी तरह से तालमेल करने वाला बजट है। अभी जो बजट आएगा वो और भी बड़ा बजट होगा, और भी ताकतवर बजट होगा। इसलिए भजन लाल जी की सरकार जो पानी, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा, जो आवश्यक तत्व है मनुष्य के लिए, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर में पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेट्रो, इस तरह की चीज़ों के विकास के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना था कि कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो वर्तमान को देखकर चलती हैं और कुछ सरकारें भविष्य को देख करके चलती हैं। तो भजन लाल जी की जो सरकार है वह सरकार भविष्य को देख करके वर्तमान को सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब लोकसभा में जिस प्रकार से एलओपी राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है, पहले एक जनरल नरवणे की किताब के कुछ अंश जो कि छपी भी नहीं है उसको लेके हंगामा किया गया। फिर उसके बाद जिस प्रकार से कल हमने देखा जो बिट्टू हैं जो हमारे सांसद हैं उनको लेके उन्होंने गद्दार शब्द का उन्होंने उपयोग करा। क्या इसके पीछे वही मानसिकता है जो इंदिरा जी के बाद में जो सिखों के साथ में, सरदारों के साथ में जो दुर्दशा उस समय की कांग्रेस सरकार ने कही थी, वही मानसिकता क्या है राहुल गांधी से पीछे नहीं छूट रही है? देखिए, राहुल गांधी जी दरअसल न तो देश को समझते हैं, न उनका प्रशिक्षण ठीक से हुआ है, और न उनको दूरदृष्टि प्राप्त है कि ये सब चीज़ें कहने का क्या नतीजा होगा। इसका एक कारण ये है कि वो भय ग्रंथि के अंदर उनके जीवन का विकास हुआ। उन्होंने अपनी दादी को, अपने चाचा जी को, अपने पिताजी को, इन सब को ऐसी मौतों से मरते हुए देखा जिसमें उनको नाम बदल करके विदेश में जाकर पढ़ाई करनी पड़ी।
तो वो जो भय ग्रंथि है वो अभी तक विद्यमान है। मैंने उनके ऐसे फोटोग्राफ देखे हैं जैसे बचपन में वो अपने दांत कुचल रहे हैं, जो सामान्यतया माना जाता है कि भीरुता का लक्षण है और बच्चे में कमजोरी का परिचायक है। एक फोटो मैंने देखी जिसमें वो कैमरा तोड़ रहे हैं और राहुल गांधी उनको डांट रहे हैं। तो इस तरह इनका ठीक से विकास नहीं हुआ। अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि इस उम्र में जबकि वो 60 के नज़दीक जा रहे हैं, वो अबोध शिशु जैसा आचरण करते हैं। अगर अबोध शिशु जैसा आचरण नहीं करते हैं और जानबूझ के करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा घातक है, क्योंकि या तो वो काबिल नहीं है और या जानबूझ करके कर रहे हैं। तो जानबूझ के कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। जनरल नरवणे की किताब के वो हिस्से मैंने भी गूगल के ऊपर देखे थे। तो जनरल नरवणे क्या कहना चाहते हैं, क्या वो पुस्तक में आखिरी तौर पर कहेंगे राहुल गांधी जी जो पुस्तक दिखा रहे हैं नरवणे की वो चोरी की हुई है या किसी दूसरे पेज के ऊपर कवर लगाया हुआ है, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि नरवणे जी की पुस्तक का लोकार्पण नहीं हुआ, न वो सामने आई है। लेकिन जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं लोकसभा में, या जो नरवणे जी ने भी समझा है, वो थोड़ा खतरनाक टाइप का है। खतरनाक टाइप का इसलिए है कि क्या देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सेना में हो रही एक एक गतिविधि का फैसला करेंगे? एक ये नया सवाल खड़ा हुआ है। किसी भी देश के साथ लड़ाई, किसी भी देश का हमलावर हो जाना, किसी भी देश का भारत के हितों के खिलाफ जाना, ये सब चिंता के विषय हैं और इनके फैसले दूरगामी दृष्टि से आपस में विचार विमर्श करके होते हैं, लेकिन उसमें सरकार भी शामिल होती है। क्या चौकियों के ऊपर होने वाली घटनाओं में सरकार को उच्च स्तर पर शामिल होना चाहिए? मान लीजिए सरकार ने कोई भी फैसला किया, वहाँ पर कोई घटना घटी, फिर आप फोन करके पूछेंगे कि अब हम क्या करें, फिर कहेंगे कि अब हम क्या करें। दूसरी चीज़, जनरल नरवणे जी की जो पेज आए हैं सामने, उसमें उन्होंने कहा है कि जब टैंक बढ़ रहे थे, वो टैंक किस रफ्तार से बढ़ रहे थे? अत्यंत धीमी गति से। उसके बीच में चीन के कमांडर का फोन आया कि सुबह तक कुछ नहीं होने वाला है और हम लोग सवेरे बात करेंगे। एक तरफ टैंक बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ चीन का जनरल कमांडर फोन करके कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हम लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर रुक जाएंगे। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि नरवणे जी से तो उनका संवाद है नहीं। भारत सरकार किस समय क्या राजनीतिक कदम उठा रही है, इसको वो सार्वजनिक करना चाहे या न करना चाहे, ये देश की गोपनीयता और देश की रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए नरवणे जी को केवल इतना पता है जितना उन्होंने खुद किया। नरवणे जी को ये भी पता है कि उनके पास चीन की तरफ से फोन आया, लेकिन क्यों आया, वो टैंक रुके कैसे, क्या चीन से बातचीत चल रही है, ये नरवणे जी की जानकारी में नहीं है, क्योंकि उस पुस्तक के उन अंशों के अंदर उसका उल्लेख नहीं है। और राहुल गांधी जी के बारे में आप यही सोचिए, उनको यही नहीं पता कि वो घटना डोकलाम की है या रेचिन की है। तो जिस व्यक्ति को घटना स्थल के बारे में पता नहीं, इसका अर्थ है वो घटना के प्रति गंभीर नहीं है। उनका केवल एक उद्देश्य है कि भारत की चुनी हुई सरकार को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। राहुल गांधी जी को नहीं पता है इस बात का कि उनके दादी के पिताजी को क्या कहेंगे, परनाना जी कह सकते हैं क्या, या परदादा जी कह सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कुछ लगेंगे वो। तो उन्होंने जब चीन से लड़ाई हुई तो बिना सेना से राय लिए बिना
उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि चीन की सेना को उखाड़ करके फेंक दो, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत और चीन, जो कि युद्ध के बिना भी बच सकता था, वो उसको युद्ध होना पड़ा। और युद्ध के अंदर भारत की इतनी करारी हार हुई कि आज तक हम उस गम को भूल नहीं पाए हैं। खुद नेहरू जी की स्थिति ये हुई कि वो बीमार पड़ गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो देश जिस हादसे से गुजर चुका है, भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की बहुत बात करते हैं। भारत पाकिस्तान से जीता, हम लोगों ने इंदिरा जी की बहुत वाहवाही की, लेकिन वही इंदिरा जी थी जो हमारी सेना ने खून बहाकर जिस ज़मीन को हासिल किया उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन हम लोग अपने ही देश के उस समय के प्रधानमंत्रियों के द्वारा की हुई कार्रवाई को क्या आलोचना का पात्र बनाएं। इसलिए देश की राष्ट्रीयता, देश के प्रति भक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और राहुल गांधी जी देशभक्ति से परिचित नहीं है। इसका कारण रहा, कभी तो वो अपने आप को इटली का मानते रहे, कभी वो भारत का मानते रहे, कभी जब वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए वहाँ का मानते रहे। नाम उनके दो दो, रॉल विंची और राहुल गांधी, उनकी बहन के नाम दो दो। तो हर समय वो भय की ग्रंथि के अंदर ग्रस्त हैं। जिस चुनाव में भाग लेते हैं जोर शोर के साथ में, वहाँ पर उनका नाम लेवा कोई नहीं रहता। तो वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यह सोचना चाहिए, आदरणीय सोनिया जी भी सोच सकती है कि क्या राहुल गांधी जी को इलाज की जरूरत है। क्योंकि जब वो जयपुर आए थे, मैंने एक उनसे प्रश्न पूछा, केवल संपादक लोग उसमें थे, तो वो माथा पकड़ के 5 मिनट तक बैठे रहे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो इसका अर्थ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उनको इलाज की जरूरत है। तो ऐसे में उनके कहे हुए से ज़्यादा इस बात को देखना पड़ेगा कि संसद सदस्य के लिए मानसिक संतुलन का होना जरूरी है कि नहीं है। तो ये गंभीर विषय हैं। अभी तो ये है कि जो श्री राहुल गांधी कह रहे हैं वो देश के खिलाफ है, और मैं इससे भी ज़्यादा कठोर पुख्ता प्रमाणों के साथ श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाने में ही नहीं, बल्कि उसके प्रथम दृष्टया साक्ष्य देने में भी सक्षम हूं। लेकिन देश के अंदर इस समय एक रहने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से नरवणे जी की अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश उन्होंने संसद में सुनाने की कोशिश करी, उसके जवाब में निशिकांत दुबे ने छपी हुई कई पुस्तकों के अंश पढ़ के सुना दिए, जिसमें नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब संजय गांधी जी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी जी ने अपने संस्मरण लिखवाए और उसमें ये कहा कि मैं कांग्रेस के दफ्तर में गया, अलमारी खोली तो वो नोटों से भरी थी। तो सामने वाले ने पूछा कि कितने नोट थे। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जबकि रतन टाटा तत्कालीन राष्ट्रपति रामाकृष्णा जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण वेंकटरमण जी से मिलने गए तो उन्होंने जानकारी दी राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी कांग्रेस पार्टी से निकले हुए थे। उनको कहा कि आजकल हम लोगों से चंदा लेना बंद कर दिया गया है क्योंकि शायद विदेशी सौदों में चंदा लेते हैं। अब वेंकटरमण जी राष्ट्रपति, उनसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा लेखक। उनकी कही हुई बात को भी अगर कोई नकारने की कोशिश करे तो दम नहीं। जो राजस्थान का जो बजट पेश होने वाला है, कहीं ना कहीं उस बजट से जो हमारे स्कूली छात्र हैं उनको काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि
हाई कोर्ट ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है, जर्जर इमारतों के बारे में, जिस वजह से झालावाड़ के एक स्कूल में हादसा हुआ था। और दूसरी तरफ जो बेरोज़गार है, अभी भी जो बच गए हैं बेरोज़गार, उन्हें काफ़ी उम्मीद है, महिलाओं को काफ़ी उम्मीद है, व्यापारियों को उम्मीद है। पूरी होगी। और जो लोग इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, वो खुद आरोपों के कटघरे में खड़े होते हैं। क्या ये बिल्डिंगें 2 साल में बनी हैं? जर्जर कब हुई, कब बनी, उसमें भ्रष्टाचार किसने किया, उसमें कमीशनखोरी किसने की? तो कांग्रेस की बनाई हुई स्कूलें अगर आज जर्जर है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये खुद जिम्मेदार है। राजस्थान की शिक्षा का भट्ठा अगर किसी ने बैठाने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। जब राजस्थान नीचे से दूसरे स्थान पर हुआ करता था तो श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में 10 साल में राजस्थान को भारत का नंबर 1 शैक्षिक प्रदेश घोषित किया गया था। तो इसलिए इनके कहने का कोई मतलब नहीं। तो एक आखिरी सवाल है भैरव सिंह जी का, क्योंकि आपने उल्लेख किया इसलिए सवाल मन में आया कि भैरव सिंह जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में 2 बार भाजपा की सरकार बनी है। बिल्कुल। क्या ये हम आने वाले वक्त में देख पाएंगे? नहीं, मेरे को लगता है 2 तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी, वहां भी तीसरी बार सरकार बनी है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राजस्थान में सिलसिला शुरू हो चुका है। ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। 5 साल बाद भजन लाल जी वापस शपथ लेते हुए दिखाई देंगे।